हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज का अपना टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, ठीक है ना बच्चों। तो कहीं ना कहीं आपने इसके पहले पढ़ रखे हैं, इसी से कुछ रिलेटेड टाइप का रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस में इमेज की पोजीशन हमने ड्राइव किया था बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री एट द टाइम थीटा वगैरह लगा हुआ रखे। तो हमने देखा था कि जो इमेज की पोजीशन होती है इंटरफेस से जो पोजीशन होती है उसे बोलते हैं अपरेंट डेप्थ, और वो होती है एक्चुअल डेप्थ अपॉन में एन रिलेटिव होती है। अब पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, ठीक है ना। तो अपन इसका इमेज की पोजीशन पहले पता करने से पहले हम लोग कुछ टर्म एंड कंडीशन देख लेते हैं आखिर होता क्या है। कुछ नहीं बच्चों, अगर ये तुम मिरर बनाते हो ना, मिरर क्या होता है, जैसे मान लो कि तुम कॉनकेव मिरर से कोई बना रहे हो, तो मैंने बोला था कि क्या होता है, ये किसी भी स्फेरिकल पार्ट का कोई भी ग्लास हो रहा है उसको ये कट कर दिया जाता कोई, ठीक है ना। तो अगर मान लो स्फेरिकल पार्ट है उसका कुछ सेंटर सी होगा और आपने क्या कर दिया, कट कर दिया। जैसे अगर ये कट कर दी, ये क्या आपका कर्व सरफेस है, मतलब क्या यहाँ से अगर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ होगा, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगी, ये आपका पोल कहलाएगा, सब कुछ लगभग चीजें सेम ही है, ठीक है ना। अब क्या है, अब ये है कि अब इधर से कोई लाइट आप डालोगे तो क्या आपको पता है वो क्या क्या क्रॉस करेगी, मतलब क्या रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मिरर अगर होता तो मिरर के एक साइड में क्या होता है, पॉलिश होता है, तो कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है वो, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पर यहाँ पे रिफ्रैक्शन में कौन सा लॉ फॉलो करेगा, सिग्नल लॉ फॉलो करेगा। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि ये अपन बोले ये कर्व सरफेस हो गया, ये कर्व सरफेस हो गया, ये क्या है, सब कर्व सरफेस है। मतलब मिरर का अगर एक साइड पॉलिश ना करो तो क्या बन गया, कर्व सरफेस बन गया। मतलब रे क्या करेगी, पास करेगी। अब देखो थोड़ा ध्यान से, चलो दो टाइप के कंडीशन, चलो मैंने एक ये कर्व सरफेस ले लिया और मैं एक इस साइड इस टाइप का कर्व सरफेस ले लिया, ठीक है बच्चों। अब देखो इसका कुछ ऑफकोर्स कहीं ना कहीं सेंटर होगा। चलो पहले मैंने ड्रा कर लिया प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर ये क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। यहाँ पे कुछ मान लो कि सेंटर सी होगा और मैंने माना कि यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है, ठीक है बच्चों। अच्छा एक और चीज, अगर ये आपका क्या है, एक इंटरफेस की तरह बिहेव कर रहा है, पर ये इंटरफेस कैसा, कर्व टाइप में, तो इस साइड कुछ मीडियम होगा। तो मैंने माना कि इस साइड जो मीडियम का रिफ्लेक्टेड n1 है, इस साइड कितना है बच्चों, n2 है। ऐसे आपकी रे जाएगी, ऐसे आपकी रे जाएगी। अब रे जाने के बाद क्या होगा, इंसिडेंट रे यहाँ पे पड़ेगी, तो यहाँ पे पड़ने के बाद जो रिफ्रैक्शन होगा वो क्या, या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा या टुवर्ड द नॉर्मल होगा। वो तब होगा जब नॉर्मल में पता होगा। हमेशा याद रखना कि जब भी नॉर्मल हम भी किसी भी कर्व सरफेस में देखते हैं तो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने लाइन होती है। मतलब ये आपका मान लो, सपोज करो मैं मान लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लेते हैं अपन, थोड़ा सा, हाँ चलो कि ये आपका मान लो कि यहाँ पे क्या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करेगी ऐसे आपकी, ये क्या है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो लाइन पास कर रही है वही क्या आपका नॉर्मल है। ये क्या नॉर्मल है। अब ध्यान से देखना है एक चीज, क्यों होता है पता है रीजन। इसका रीजन ये है कि अगर कुछ सर्कल है बच्चों, ये सर्कल है, ठीक है ना, और ये आपका सेंटर सी है, तो सेंटर सी से पास होने लाइन, मतलब रेडियस, तुमने पढ़ा होगा कि जो रेडियस होता है वो क्या होता है, किसी पॉइंट ए पे जो टेंजेंट टू सी के परपेंडिकुलर होता है। मतलब बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसको हटा दूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ए पॉइंट पे थोड़ा सा पॉइंट ले लो, ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। तो अपन सीधे बोल देते हैं कि सेंटर से पास होने वाली लाइन हमेशा क्या करती है, किसी भी सर्कल में 90 डिग्री बनाती है उसके सर्कमफ्रेंस से किसी भी पॉइंट से। तो ये भी क्या है भाई, सर्कल एक आर्क है, तो अगर ये पॉइंट लेते हो तो इससे पास होने लाइन उस पॉइंट पे क्या बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। अब देखो बच्चों दो केसेस पॉसिबल है, या तो ये सीधे निकल सकते हैं, या टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने। तो अपन सिंपलीफाई करने के लिए अपन ले लेते हैं कि ये मान लो कि n2 इज ग्रेटर देन n1, मतलब डेंसर है। तो अब बताओ कि रे ऐसे सीधे जाने के बजाय क्या हो जाएगा, आपकी ऐसे बेंड हो जाएगी थोड़ी। अगर बच्चों रे अगर आपकी बेंड होगी तो ये आपका इमेज आपका यहां बन जाएगा, ठीक है, ये आपका इमेज यहां बन जाएगा, ठीक है, इमेज आपका यहां बन गया। अब देखो इस साइड अपन लेते हैं, देखते हैं क्या अंतर आता है। अच्छा ये अगर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा तो क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चीजें लगभग सेम मिरर की, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे भी देख लो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो उसी तरह होना है जो पढ़ रखे हो, चाहे प्लेन हो चाहे कुछ भी हो। फिर अब क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चों एक ऑब्जेक्ट हो, ये आपकी रे ऐसे गई, यहां पे आने के बाद क्या होगा, इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होगा।
रिफ्रैक्शन अपन तब तक नहीं करा सकते जब तक अपने नॉर्मल ना पता हो और मीडियम के बारे में ना पता हो। मान लो कि इस साइड आपका मीडियम N1 है, इस साइड क्या आपका N2 है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने मान लिया बताते हैं यहाँ पे, ये ले लो आप, ये आपका क्या है, सेंटर C है, ठीक है। अच्छा एक और चीज बचा, नॉर्मल पता करना तो एक और बहुत आसान काम होता है। इससे कहीं भी नॉर्मल पता करना हो, देखो क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो और टेंजेंट से अप्रोक्स 90 ले लो। सपोज अगर मेरे को नॉर्मल यहाँ पे अगर ये भी नहीं पता होता तो मैं कर सकता था, हालांकि सेंटर से कि यहाँ पे टेंजेंट अप्रोक्स ये होगा आपका ऐसे, और अप्रोक्स आइडिया लगा लो, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये आपकी इससे पास वाली लाइन क्या बनेगी आपकी, ठीक है। तो इससे जो पास होने वाली जो लाइन है बच्चों, वो क्या होगी, नॉर्मल होगी। अब नॉर्मल होगी तो अपने पास दो कंडीशन, या टू द नॉर्मल है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या तो सीधे ऐसे जा रही है तो थोड़ी सी बेंड हो जाए, ठीक है, या इधर बेंड हो जाए, तो अपन ले लेते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हालांकि दोनों तरफ से ले सकते हो, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी तो कैसे चली जाएगी बच्चों, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब होगी, जब N1 क्या आपका रेयर है, यही वाला यहाँ पे N1 है, N2 है, यहाँ पे कब होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जब N2 इज लेस देन N1, मतलब N2 को मैंने क्या ले लिया, रेयर ले लिया। अगर N2 को जब रेयर लेगा तो सीधे ना जाके क्या हो जाएगी आपकी, ऐसे बेंड हो जाएगी, तो ये आपकी इमेज बन गई, ये आपकी इमेज बन गई। देखो ऐसा मैं बताना चाह रहा था इसमें। अच्छा कुछ ये भी बताना चाह रहा, ध्यान सुनो। अब बोले सर आगे बताने का मतलब क्या है, बताने का मतलब ये था कि ये रिफ्रैक्टिव सरफेस, ये भी कर्व सरफेस है, ये भी कर्व सरफेस, इसमें भी कॉनकेव होता है, कॉनकेव रिफ्रैक्टिव सरफेस, कॉनकेव कर्व सरफेस और कॉन्वेक्स कर्व सरफेस, ठीक है ना, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस या कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब कैसे डिसाइड करेंगे, देखो ये अगर मेरा कर्व वाले पार्ट, ये मेरा कर्व है, और कर्व के अंदर वाले पार्ट पे केव, केव केव मतलब गुफा, केव के अंदर मतलब अंदर वाले पार्ट पे अगर लाइट इंसिडेंट करे तो हम बोले कॉनकेव, और ये क्या आउटर पार्ट पे कर रही है, लाइक ऐसे देख लो, यही तो आपका मिरर होता था, ऐसे ही समझ लो आप, अंदर वाले पार्ट पे रे आ रही है बस, तो मिरर के हिसाब से आप बिल्कुल सही जा सकते हो। अगर वहां से भी देखो तो कॉनकेव हो जाएगा आपका, हम लोग इसे बोलेंगे कॉनकेव रिफ्रैक्टिव सरफेस। ये कौन सा आपका, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है, इतनी बात हो गई। कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात होगी बच्चों, अगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आउटर वाला पार्ट हो रहा है तो ऐसे बोलेंगे अपने कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इतनी बात होगी बच्चों। अब देखो अगर इतनी बात होगी तो एक प्रकार से देख लिया, नॉमेनक्लेचर भी देख लिया, कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या हो गया, बड़ा सिंपल है, अगर मिरर पता है तो सारा काम होगा। अब देखो साइन कन्वेंशन की बात बिल्कुल सेम है जो आपका मिरर में पढ़ रखो, हर जगह पूरे ऑप्टिक्स में ही चलने वाला। क्या मैंने बोला था कि जो भी पोल है उसे मान लो ओरिजिन और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन का आप रेफरेंस मानो, कि मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। अब तो मैं बता रहा हूँ कि ये पोल है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा, सेंटर से पोल के बीच की डिस्टेंस। अब ये बताओ क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तो अगर इधर से देखो तो तुम्हें लग रहा है कि अरे यार ये तो इंसिडेंट डायरेक्शन इधर है, मतलब इस साइड है, तो इस साइड पोल से इस साइड की डिस्टेंस हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और इस साइड क्या लेंगे हम लोग निगेटिव लेंगे। तो आर की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, यू की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, ठीक है ना, वी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। यहाँ पे अगर बच्चे तुम देखो तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या आपकी ये है, तो पोल के इस साइड अगर हम लोग तो पॉजिटिव होगा और इस साइड क्या होगी आपकी, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे तो पोल के इस साइड था निगेटिव है, तो यहाँ पे आर क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और यहाँ पे आर क्या हो जाएगा बच्चों, आर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये आपका, ये आर है, तो ये जो पोल से इस साइड लाई कर रहा है और इस साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर क्या आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में मैंने समझा दिया आपको, कॉनकेव रिफ्रैक्टिव सरफेस, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिव सरफेस, जो कि बिल्कुल सिमिलर एज है कैसे आपके मिरर की तरह है, ठीक है। अगर इतनी बातें होगी तो अब बढ़ते हैं हम लोग बच्चों फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं, डेराइव करने के लिए बढ़ते हैं कि आखिर अगर मैं बोलूं कि ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से पोल की डिस्टेंस यू है और ये इमेज है, तो वी की पोजीशन क्या होगी, वी की पोजीशन क्या होगी। ये अपन बोलेंगे जैसे अपन ने निकाला था मिरर के फॉर्मूले में, वी और यू में रिलेशन 1/v = 1/u + 1/f। तो क्या हम लोग इसमें भी रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, तो वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग लिखो तुम लोग, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस।
सही तो लिखा तो वही तो रहने दे। रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड रिफ्रैक्टिव सरफेस, ठीक है। रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड रिफ्रैक्टिव सरफेस। हाँ तो बच्चों अपन डिराइव कर लेते हैं आखिर क्या रिलेशन है। ये वाला फिगर अपन उठाते हैं और इसी से सारा काम हो जाने वाला है, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलो ये आपका बच्चों क्या है, कर्व्ड सरफेस है। ये आपकी रे है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये आपका n1 है मीडियम, इधर क्या आपका n2 मीडियम। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे आपकी पड़ी और ये अप्रॉक्स ऐसे, और ये आपका हो गया बच्चों क्या, नॉर्मल हो गया, ठीक है। जो कि सेंटर आप कर्वेचर से पास करेंगे, मतलब बेसिकली इस सरफेस का कौन सा होगा भाई, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिव सरफेस। सेंटर कर्वेचर यहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट है, और ये आपकी बेंड हो गई, आपकी ये रिफ्रैक्टिव रे बेंड हो गई। तो रिफ्रैक्टिव रे यहाँ पे इंटरसेक्ट किया प्रिंसिपल एक्सिस से, तो यहाँ पे इमेज की पोजीशन हो गई बच्चों। यहाँ तक एग्री करते हो? अगर एक बार देख लें फिगर तुम लोग को साफ दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि डेरिवेशन के लिए फिगर साफ जरूरी है। हाँ तो एक बार फिर से अपन देख लें कि ये आपकी इंसिडेंट रे, उधर क्या रिफ्रैक्टिव रे है, और ये आपका नॉर्मल है। ये कौन सी है, रिफ्रैक्टिव रे, ठीक है। ये आपका नॉर्मल, तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है वो होगा आपका आई होगा। ये क्या होगा आपका आर हो गया, ये आप वो आपका आई हो गया, ये आपका आर हो गया। ये मान लो कि आपका अल्फा है यहाँ से, और ये वाला जो आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करी वो एंगल बनाने बीटा, और रिफ्रैक्टिव रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बनाने गामा, ठीक है। अब देखो क्या करना है तुम्हें, ये मान लो ओ हो गया, ये आपका आई हो गया। ये मान लो कि ये वाला पॉइंट आपका पी हो गया। यहाँ से क्या करो, यहाँ से क्या करो एक परपेंडिकुलर डालो, यहाँ से क्या करो एक परपेंडिकुलर डालो। तो ये अब ले लो आपका क्या ले लो, पी ले लो, ठीक है ना। ऐसे मिला भी सकते हो, ट्राइंगल के फॉर्म में अपन यूज करने वाले, डेरिवेशन करने वाले हैं। तो ये मान लो कि आपको पी हो गया, और इस वाले पॉइंट को मान लो बी मिल गया, जहाँ पे इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स है, ठीक है। अब देखो तुम्हें करना क्या है, देखो तुम्हें करना क्या है बेसिकली, इसको मैं बाद में ड्रॉ करूंगा ताकि थोड़ा सा फिगर क्लियर रहे। एक काम करो, तुम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो हल्का सा ऐसे, इसमें कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो क्या मिलेगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो देखो होने वाला क्या है कि अगर ये तुम्हें पता है अल्टरनेट एंगल, ये दो एंगल ये क्या पैरेलल है, तो अगर ये कट करे तो अल्टरनेट एंगल क्या होंगे आपके, सेम होंगे। तो अगर ये अल्फा है बच्चों, ये देखो टोटल क्या आपका आई है, टोटल क्या आपका आई है, इतना याद रखना, ये टोटल क्या है आपका आई है। अब टोटल छोड़ दो, क्योंकि नॉर्मल से इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है, आई बना रही है। अगर ये अल्फा है बच्चों, अगर ये अल्फा है तो बाय द लॉ ऑफ अल्टरनेट एंगल वो कितना बनेगा, ये आपका अल्फा बनेगा, ये आपका अल्फा बनेगा। अगर ये इंसिडेंट रे पैरेलल जो मैंने लाइन ली हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रही है। अब तुम लोग ये बता सकते हो कि ये एंगल कितना होगा आपका, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल तुम लोग बोलोगे सर ऐसा है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये नॉर्मल से पास होने वाले के बीच की लाइन है। तो अपन एक काम कर सकते हो, क्या हो सकता है, तो यानी कि ये जो अगर आमने सामने का अगर एंगल देखो ऐसे वाला, ये और ये, तो अगर ये इतना है, मान जो भी हो, ऐसे कर लो, एक काम करो अभी सामने, ये आपका बीटा है, अभी छोड़ दो वहाँ पे, ये आपका बीटा है। तो अगर ये बीटा है तो तुम हमें ये बताना, अगर ये बीटा है तो ये रे और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये इसे कट करे तो ये बीटा है, तो यही लाइन उस ऊपर वाले से एंगल बनाने क्या होगा आपका, ये आपका टोटल बीटा होगा। अगर ये बीटा है, अब देखना ये बीटा किस किस बीच का एंगल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और आपकी सेंटर पर से होने वाली पास होने वाली लाइन है, ये बीटा है। तो इधर देखो वही लाइन, तो ये सेंटर पर से आगे बढ़ी और ये इधर हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये भी आपका क्या होगा, बीटा होगा, आमने सामने का एंगल, ठीक है ना। यही बताना था। अब तुम देखो कि अगर ये आपका इंसिडेंट रे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे एंगल अल्फा है, ऊपर क्या है बीटा है,
और ये टोटल एंगल कितना मैंने बताया था आई है, तो मैं बोल सकती हूँ यानी कि जो आई है दो एंगल का समेशन हो गया अल्फा प्लस बीटा। तो लिख लो आई इक्वल्स टू यहाँ पे आई इक्वल्स टू क्या अल्फा प्लस में बीटा, काम हो गया एक। हाँ बेसिकली आई निकाला आर निकाला, ये मेरा टारगेट है। अब देखो तुम, अब तो हो गया काम हो गया, तो ये तुम इससे मिटाना चाहो तो मिटा सकते हो, मैं मिटा दे रहा हूँ, तुम क्या मिटाओगे, तुम तो तुम्हारा जो ना हो गया। तो अगर यहाँ पे देखो तो बीटा क्या होगा एक्सटर्नल एंगल है, तो बीटा किसके बराबर होगा आर प्लस गामा के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख लो तुम लोग बीटा इक्वल्स टू आर प्लस गामा, तो यहाँ से आर को लिख सकता हूँ मैं बीटा माइनस गामा। अब आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, आर इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा, देखो तुम्हें ख्याल आ रहा होगा क्या स्लेस लॉ लगाने के, स्लेस लॉ लगा दो। स्लेस लॉ लगाओ तो क्या होगा तुम्हारा n1 इंटू में साइन आई इक्वल्स टू, इधर कौन सा मीडियम है n2 इंटू में साइन आर। अब एक काम करो तो हमें बता दो यहाँ से कि n1 अपॉन में n2 क्या होगा, वो हो जाएगा आपका साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। साइन इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा साइन n1 अपॉन n2 इक्वल्स टू हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। अब हमें बताओ कि क्या मैं साइन आई बाई आर को, क्या मैं साइन आई को आई लिख सकता हूँ फॉर द स्मॉल एंगल। मैंने बहुत बार ऑप्टिक्स में यही बराबर यूज होगा, साइन आई को आई लिखना है, आई को साइन आई लिखना है, जहाँ पे लिखना है टेन आई भी लिख सकते हो, याद रखना पूरे ऑप्टिक्स में कि ये सब बराबर लिख सकते हो। फॉर स्मॉल एंगल आई को तुम टेन आई लिख सकते हो और टेन आई को साइन आई लिख सकते हो, या साइन आई को आई लिखो, कुछ भी हो सकता है, तीनों को लिख सकते हो। देख लो आई लिख लो जीरो ले लो, तो आई को 0 डिग्री, तो टेन 0 0 साइन 0 0, तो फॉर स्मॉल एंगल के लिए तीनों एंगल क्या हो गए बराबर हो गए। तो n1 अपन n2 को साइन आई बाई साइन आर, तो आर तो मैं लिख सकता हूँ इसको आई बाई आर केवल, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब तुम्हें क्या करना है कि अब तुम्हें लिख लो यहाँ पे कि n1 बाई n2 इक्वल्स टू आई की वैल्यू कितनी मेरी अल्फा प्लस बीटा और आर की वैल्यू कितनी मेरी बीटा माइनस गामा। अब क्या करना है तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक बार, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना कि फॉर द स्मॉल एंगल आई साइन आई इक्वल्स टू आई, फॉर द स्मॉल एंगल आई साइन आई इक्वल्स टू आई। अब इतनी बात होगी, अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। अब n1 अपॉन n2 इक्वल्स टू मैंने लिख दिया, अच्छा फिर गलती यहाँ पे कर दिया, n1 बाई n2 होगा अपना बच्चों साइन आर बार साइन आई, साइन आर बाई साइन आई, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आर बाई आई, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा आर की वैल्यू कितनी मेरी, ऊपर में आर आएगा, आर की वैल्यू मेरी बीटा माइनस गामा और आई की वैल्यू कितनी अल्फा प्लस बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर यहाँ से करते तो मिलेगा n1 इंटू अल्फा प्लस में n1 इंटू बीटा और n2 इंटू बीटा माइनस n1 इंटू n2 इंटू गामा लिख सकता हूं मैं। अब एक काम करो तुम, हाँ अब एक काम करो तुम कि n1 इंटू अल्फा प्लस n2 इंटू गामा इधर ला लो गामा को, अब बीटा वाले पूरे एक साइड रख लो, तो ये हो जाएगा n2 माइनस n1 इंटू में बीटा, यहाँ तक हो गया। अब देखो बच्चों कि अल्फा को अब मेरे को वैल्यू पुट करना है, देखो ध्यान से देखना, तो क्या मैं n1 इंटू, अच्छा यहाँ पे देख लो अल्फा को क्या मैं टेन अल्फा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है, फॉर द स्मॉल एंगल लिख सकता हूँ बिल्कुल, अल्फा को मैं लिख सकता हूँ टेन अल्फा, तो टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, अब यहाँ से डाल दो ये चीज़, तो ये होगा आपका क्या P है, ठीक है ना, और इस B को तुम ले लो M ले लो, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, M हो गया P हो गया, तो यहाँ से टेन अल्फा क्या होगा बच्चों बोलो, टेन अल्फा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर वन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा MP, और आपका बेस क्या होगा बच्चों, बेस में तुम्हारा क्या होगा कि इस पोल को यही मानो, इस P को यही मानो, समझो कि ये जो P है यहाँ पे कोई दिक्कत, बहुत ही स्मॉल एपर्चर के लिए होता है, तो ये जो P से O की डिस्टेंस वही हो जाएगी जो कि पोल से होगी, तो ये आपकी U हो जाएगी, और I की डिस्टेंस ये जो सेंटर पर C है उसकी जो पोल से डिस्टेंस है हो जाएगी, मतलब CP समझ लो। पोल में मानो तो ये मत पकड़ना बस, और कुछ नहीं, पोल बोल रहा हो तो ये पकड़ना है और कुछ नहीं, ये वाली लाइन,
तो ये हो जाएगा आपका आर, और ये जो इमेज की पोजीशन हो जाएगी बच्चों ये आपकी होगी कितनी, इमेज की पोजीशन पोल से कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपकी वी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि पोल से इमेज की डिस्टेंस, या मैं आईपी बोलूँ तो वी बोलोगे तुम लोग, और ओपी बोलो तो यू बोलोगे, और मैं बोलूँ पीसी बोलो तो क्या लिखोगे तुम लोग, आर लिखोगे, साइन कन्वेंशन के साथ विथ। तो इंसिडेंट रेडियल डायरेक्शन इधर है बच्चों, तो अब तुमने बताना अल्फा इक्वल टू tan अल्फा हो गया, तो परपेंडिकुलर अपन बेस, तो एमपी अपन में बेस कितना भाई, ओपी हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ एमपी अपॉन में ओपी को मैं क्या लिखूँ, इस ओ से पी की डिस्टेंस को, इस पी को यहाँ पे मानूँ, तो यू तुम्हारा क्या होगा, निगेटिव में आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे तुम्हारा यू क्या होगा, निगेटिव में आ गया। अब बताओ गामा को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan गामा, tan गामा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, गामा ये रहा आपका परपेंडिकुलर, वही वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, तो पर एमपी अपॉन परपेंडिकुलर कितना है, एमपी है, और अपन बेस में क्या है, पी आई है, तो एमपी अपॉन में पी आई, एमपी के एमपी रहने दो। अब पी आई को तुम क्या करो, पी आई की वैल्यू क्या है, पी से आई, पी को मतलब पोल मानो, और आई से वी हो गया, तो ये हो गया आपका बी। बीटा की अपन बात करें तो बीटा को मैं लिख सकता हूँ बच्चों क्या, tan बीटा, tan बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका रहा बीटा, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, ये एमपी, और बेस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना। इस पी को यहाँ पकड़ लो, आर भी क्या रहेगा, पॉजिटिव में होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एमपी अपॉन में कितना हो जाएगा, आर हो गया। अब क्या करना है, तो मैं दिख रहा होगा अल्फा बीटा गामा की सारी चीजें वैल्यू आ गई। अब मैं अल्फा गामा बीटा का वैल्यू सब कुछ ये इस इक्वेशन में पुट करने वाला हूँ, ऊपर में यहाँ पे जो लाके छोड़ा हो, तो पुट करो तो यहाँ पे हो जाएगा n1, अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, ब्रैकेट में डालो mp अपॉन में माइनस यू, प्लस में n2, गामा की वैल्यू कितनी हमारी, गामा की वैल्यू कितनी, ब्रैकेट में डालो mp, गामा की वैल्यू मेरी कितनी, mp अपॉन में v, और फिर इस साइड मेरा n2 माइनस n1 इंटू में बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी मेरी, mp अपॉन में r है। ठीक है, अब मेरे पास ये फाइनल में कोई क्वेश्चन मिल गया, तो अगर यहाँ पे देख रहे हो तो mp क्या है, ऊपर सब में कॉमन है, तो क्या mp से p अपन उड़ा सकते हैं, तो उड़ा दो यहाँ पे। ठीक है, अगर उड़ा देंगे अपन, अपने को क्या मिलने वाला है, तो n1 अपॉन में माइनस यू बन जाएगा, n1 अपॉन माइनस यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस n1 अपॉन यू, कोई दिक्कत है। इधर हमारे बन गया बच्चों मेरा n2 अपॉन में v बन गया, और इधर मिल गया मेरे को n2 माइनस n1 बाई आर मिल गया। इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं अच्छे से हम लोग, तो अगर अच्छे से अरेंज करोगे बच्चों तो तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे कि n2 अपॉन में v, इसे ले लेते हैं हम लोग, और माइनस में n1 अपॉन यू इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई आर हो गया। इसे याद रखना है बच्चों, ठीक है, इससे हमें क्या करना है, याद रखना है, और यहीं से हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब सवाल ये है कि आखिर डेरिवेशन क्यों किया, क्योंकि बोर्ड में आपके डेरिवेशन ये आते हैं, तो अच्छे से बिल्कुल समझ लेना। तो ये आपकी बच्चों कंडीशन, तो जब भी अगर कर्व सरफेस देता है, तो अगर मेरे को इमेज की पोजीशन पता करना है, देखो v क्या आपका इमेज की पोजीशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे n2 अपन v माइनस n1 अपन v इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई आर। अब देखो यहाँ पे n2 और n1 क्लियर, और सब में दिक्कत नहीं आ रहा क्या। तो बच्चों अब जो जितने क्वेश्चन लगने वाले हैं अपने, सारी इस फॉर्मूले पे लगे, n2 अपन v माइनस n1 बाई u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई आर। थोड़ा सा इसकी अपन कहानी सुन लेते हैं। तो पहली बात तो v तुम्हारी इमेज की पोजीशन है, u तुमको दे ही रखा होगा ऑब्जेक्टिव पोजीशन, और r क्या रेडियस पर कर्वेचर, सबको विद साइन पुट करना है, और एक एक चीज ध्यान रखो, सबको विद साइन पुट करना है, और साइन कन्वेंशन तुम्हें पता है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को मान लो पॉजिटिव, दैट्स इट, खत्म, पोल को मान लो ओरिजिन, बस हर जगह ये चलने वाला है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, चाहे मिरर हो, चाहे आपको कर्व सरफेस हो, चाहे फलाना हो, चाहे ढिमका हो, सबके लिए क्या होगा, पोल को ओरिजिन मारो, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को क्या मानो, पॉजिटिव मान लो, दैट्स इट, खत्म कहानी, बस यही साइन कन्वेंशन है। अब ये n2 n1 बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों, तो अब तुम जरा देख लो ध्यान से कि ये आपका n1 है, और ये आपका, थोड़ा सा मैं फिगर अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, ये n1 n2 ध्यान से देखना, पुट करना होता है अच्छे से। ये आपकी ऑब्जेक्ट थी, इधर से चली, तो ये मेरा इस साइड पोल पकड़ो, और इधर इस वाले डायरेक्शन में पॉजिटिव हो गया तुम्हारा, और ये डायरेक्शन क्या आपका निगेटिव हो गया। ये आपका n1 है बच्चों, और ये क्या आपका n2 है। अब देखो ये जो n2 अपन v है, गलती से लोग कभी कभी कुछ और ही वैल्यू पुट कर देता है, तो ये देखो जो n2 है बच्चों, ये क्या है कि रिफ्रैक्शन वाली रे, जो रिफ्रैक्टेड रे है उस वाला में, वो वाला मीडियम है, मतलब ये जो n2 है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसमें क्या है आपका रिफ्रैक्टेड रे, या मैं ये बोल सकता हूं कि बिफोर रिफ्रैक्शन जो मीडियम होगा n1 क्या है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिफोर रिफ्रैक्शन, और N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिफोर आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो लिख लो कि N1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो इंसिडेंट मीडियम, या बिफोर रिफ्रैक्शन लिखो तो और बेहतर लिखेगा। N1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बिफोर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन बच्चों कहाँ पे हो रहा है, इस वाले सरफेस हो रहा है, तो इस वाले सरफेस से बिफोर रिफ्रैक्शन से पहले क्या होगा, N1 जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बिफोर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है ना, बिफोर रिफ्रैक्शन लिख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बिफोर रिफ्रैक्शन, और N2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन। एकदम अच्छे समझ लो फिर से एक बार, N1 क्या है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पर बिफोर रिफ्रैक्शन है, और N2 क्या है, आफ्टर रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना, ये चीज क्लियर है। तो अपने पास ये बस फॉर्मूला है, डेरिवेशन आपको बताया गया क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आते हैं। तो बस इस वाले, अगर मैं बोलूँ कि इस वाले कॉन्सेप्ट में रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस में बस आपका एक ही फॉर्मूला है और सारे क्वेश्चन आपके निपट जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलो अपन देखते हैं। तो चलो बच्चे एक एक दो क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, देख ले कितना टाइम हो गया वीडियो का। अच्छा बच्चे एक स्पेशल केस लिख लो, मैं न्यूमेरिकल कराने चला गया, एक स्पेशल केस में डाल लो। अभी तो तुमने प्रूफ किया है N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाई R। इसके बाद निकलने के बाद एक स्पेशल वेट डालो, कि स्पेशल वेट डालो, सब स्पेशल नहीं, या नोट में करके लिख लो, नोट में, ठीक है ना, नोट में करके लिखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा उसे याद रखना है और कुछ नहीं। वो ये है कि मान लो कि ये आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपका कर्व सरफेस, ये आपका क्या बच्चों, कर्व सरफेस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपकी पोल हो गए। अब ये मान लो कि आपका N1 है इस साइड, बिफोर रिफ्लेक्शन है, ये आपका N2 है। एक रे मैंने, ये मतलब बेसिकली क्या आपका ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पे रे। आप क्या रे कहाँ से बच्चों, इन्फिनिटी से आ रही, कहाँ से आ रही है, रे इन्फिनिटी से आ रही है। अब बताओ ये आपका नॉर्मल होगा, और मैंने माना कि बेंड हो गया यहाँ पे, तो कब समथिंग यहाँ पे आ गया। एक और रे ले सकते हो, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग लेना तो ले लो, या आप यहाँ से भी ले सकते हो, एज रिविस रे डायग्राम को कोई फिक्स नहीं होता, कुछ भी ले सकते हो, पर विथ लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने दो रे ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, इंटरसेक्शन आपके यहाँ पे हो रहा है। कहना मतलब ये कि आपकी इमेज बनेगी और ऑब्जेक्ट कहाँ पे आपका इन्फिनिटी पे है, थोड़ा सा। और मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो यहाँ पे C है, और ये आपका होगा ही, इधर ही होगा। एक काम करो, फॉर्मूला लगाओ, तो यहाँ पे तो मिल के आएगा कि N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल्स टू N2 माइनस N1 बाई R, है ना। तो N2 अपॉन में V, ये आपका V है। अब इस V को मान लो कि ये पोल है, बेसिकली क्या होगा, ये भी फोकस कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पहले चलने वाली रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन है बिफोर रिफ्लेक्शन, कहीं भी कट करेंगे वो बनेगा आपकी फोकस। तो ये जो इमेज की पोजीशन है ना बच्चों, वो क्या होगी, फोकल लेंथ होगी, F होगी। तो अब बताओ ये प्लस में होगा, नेगेटिव में होगा। तो अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन मेरी इस साइड है, तो मेरा पोल इस साइड है, तो पोल से इस साइड मेरी डिस्टेंस क्या होगी, पोल से इस साइड में डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगी। तो F इसी साइड है, तो मेरा क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। तो N2 अपॉन में F इक्वल्स टू माइनस N1 अपॉन में U कहाँ पे होगा बच्चों, U तो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट हो गया, इक्वल्स टू हो गया N2 माइनस N1 बाई R क्या होगा आपका, R इसी साइड होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो भी क्या होगा, इस साइड प्लस में होगा, तो यहाँ पे R आ गया। तो बेसिकली मेरा क्या होगा कि N2 अपॉन F इक्वल्स टू हो गया मेरा N2 माइनस N1 बाई R आ गया। तो यहाँ से तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या, F तुम्हें मिल गया, F मिल गया N2 इंटू में R अपॉन में N2 माइनस N1। ये आपको याद रखना है कि जो फोकल लेंथ होगी F इक्वल्स टू N2 R अपॉन में N2 माइनस 1, या इसी को बोलेंगे कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, या ऐसे बोल सकते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, तो इमेज की पोजीशन इसी को बोल सकते हैं ऐसे, F इक्वल्स टू N2 और इमेज की पोजीशन जब बोलोगे तो F नहीं बोलोगे, N2 R अपॉन में N2 माइनस 1 होगा। यहां तक बच्चों का। अब देख लेते हैं एक दो न्यूमेरिकल्स, फटाफट एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखूं, ये आपका कर्व सरफेस बच्चों, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है।
बोल कर रहा है कि 1.2 1.8, इधर जो मीडियम है बच्चों उसका है 1.2 है, इधर का जो है 1.8 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हें बता रखा है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर तुमको दे रखा है 9 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका है 9 सेंटीमीटर। और जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट जो रखा है यहाँ पे आपका 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको बताना पोजीशन ऑफ इमेज, ट्राई करो एक बार वही फॉर्मूला लगा के देख लो आंसर आ रहा है कि नहीं। पोजीशन ऑफ इमेज, फाइनल इमेज, इमेज ही लो फाइनल क्या इसमें। एक क्वेश्चन ये लिख लो और दूसरा क्वेश्चन आप लोग इस साइड लिख लो, क्वेश्चन नंबर 2। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका 20 सेंटीमीटर है और यहाँ पे n1 है आपका 1.1, यहाँ पे n2 है आपका 1.3 और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपका वो है आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। वही पोजीशन ऑफ इमेज बताना है, चलो ध्यान से देखो। अब देखो ऑब्जेक्ट बाय इंसिडेंट एक डायरेक्शन ये होगी, ठीक है बस। तो अगर इंसिडेंट डायरेक्शन ये तो मेरा पोल था, पोल्स के इस साइड क्या होगा मेरा पॉजिटिव और इस साइड तो अपने आप नेगेटिव होगा। फॉर्मूला लगाओ n2/v, n2 कितना है भाई 1.8 है, अपॉन v तो पता करना है तो उसका साइन की बात नहीं होने वाली है। n2/v माइनस में n1/u, n1 कितना है मैं फॉर्मूला में लिख देता हूँ। तो n2/v माइनस होता है n1/u + 2 होता है n2 माइनस n1/r होता है। अब देखो n2 कितनी भाई 1.8 है अपॉन v माइनस n1 कितना है 1.2। देखो लो n1 का मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बिफोर रिफ्रैक्शन, बिफोर रिफ्रैक्शन ये है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो है n2। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन तो ऐसे होगी ना, रिफ्रैक्शन आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो हो गया n वो हो गया 1.8। तो 1.2 अपॉन में u की वैल्यू क्या होगी प्लस में नेगेटिव या माइनस में, तो माइनस में होगी क्योंकि -18 हो गया यहाँ पे -18 कर दो। और यहाँ पे n2 माइनस n1 कितना हो गया 1.8 माइनस 1.2 और r की वैल्यू कितनी होगी प्लस में नेगेटिव होगा, r तो इसी साइड होगा ना, ऐसे बनेगी तो इस साइड बनेगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो भी क्या होगा प्लस में होगा। तो r की वैल्यू कितना दे रखा है 9 ऊपर में, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाओ तो ये आपकी इंसिडेंट रह जाएगी यहाँ पे ऐसे, तो इस साइड पोल के इस साइड क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, है ना। अब तो उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो यू की वैल्यू क्या होगा -20 होगा क्योंकि पोल के इस साइड का नेगेटिव होगा -20 सेंटीमीटर। अच्छा आर भी इसी साइड होगा तो आर मेरा क्या होगा प्लस में होगा माइनस में, तो माइनस में होगा वो भी होगा -20 हो गया। अब तुम्हें बताना है क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ तो n2/v, n2 क्या b आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस साइड होगा ना तो 1.3, तो 1.3 अपॉन में u माइनस n2/v माइनस n1/u, n1 क्या b बिफोर रिफ्लेक्शन, तो ये आपका 1.1 अपॉन में u कितनी है -b, कॉस्ट हो जाएगा n2 माइनस n1/r, n2 कितना है 1.3 माइनस 1.r, r की वैल्यू कितनी बच्चों प्लस में होगा माइनस में, तो माइनस है माइनस में। यहाँ सॉल्व हो आंसर आ गया, बड़ा सिंपल है, कुछ है नहीं, फार्मूला बस पुट करना और कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। ज़्यादा टफ क्वेश्चन पे आते नहीं, एक तो बात कम ही आते क्वेश्चन इस पर। एक क्वेश्चन है मैं इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट में डिस्कस करना चाह रहा था, तो कोर्स को अपन डिस्कस देख लेते हैं, वो फंडा देख लेते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग सॉल्व कर लेना, बस फंडा देख लो। हालांकि इतना क्वेश्चन काफ़ी था। देखो ऐसे मान लो कि तुमने क्या कर लिया, अब बिल्कुल स्फीयर टाइप का आपने ले लिया, ठीक है ना, बिल्कुल ये आपका सेंटर सी होगा और ये इसे पास करने वाली जो लाइन होगी क्या होगी आपकी इसे पास करने लाइन क्या होगी पेरिफेरल एक्सिस होगी। बच्चों क्या बोल रहा है, मान लो कि ये वाला पॉइंट ए है, यहाँ से पैरेलल रे आ रही, ठीक है, यहाँ से पैरेलल रे आ रही। अब देखो तुम्हारा क्या है, ये क्या स्फीयर टाइप में है, मतलब क्या स्फीयर मतलब क्या ट्रांसपेरेंट हो गया ना, क्योंकि पॉलिश तो किया नहीं गया, तो रे अपने आप पास करेगी, रे तो पास करेगी। बताना है पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। देखो दो रे तुम कुछ भी ले सकते हो, एक प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग ले लोगे ना तो एक ही रे तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा, देख लो जैसे तुम्हें करना है कर सकते हो, हालांकि चलो देखते हो। अच्छा ये देखो, अगर पहली बात तो जब ये रे आएगी तो इस वाले सरफेस पे, बस पूरा मत पकड़ो, ये वाला सरफेस बस कर्व सरफेस की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा
हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस हो रहा है। तो मेरे पास फॉर्मूला लगेगा कौन सा, N2/V इक्वल्स टू माइनस N1/V इक्वल्स टू N2 - 1/R। अभी मैंने बताया कि अब अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पहले आ रही है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो बनेगी फोकल लेंथ F इक्वल्स टू होगा N2R/N2 - N1। अच्छा ये मान लो कि इसका जो है जो कि स्फीयर उसका रिफ्लेक्टिवनेस n है और ये बाहर में जो रखा किधर रखा, एयर में रखा है, तो एयर इस साइड और उस साइड हमेशा क्या होगा, n की वैल्यू 1 होने वाली है। तो अब देखो मैंने तो अगर एक काम करते हैं तो थोड़ा ड्रॉ करो, ये आपका क्या बनेगा, सेंटर से पास होने वाली लाइन, सेंटर से पास होने लाइन क्या बन गई आपकी, नॉर्मल बन गई। तो अब क्या होगी, ये सीधे ना जाके क्या होगी, बेंड हो जाएगी, क्या होगी, बेंड हो गई। तो देखो ये बेंड हो रही है, ये क्या हो रही है, बेंड हो रही है। तो मैंने बेंड कर दिया, अगर इसको तुम सीधे बढ़ा दो, अब यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्शन होगा, अभी मैं रिफ्लेक्शन छोड़ रहा हूँ, अगर तुम सीधे बढ़ा दो, ये सीधे ऐसे कर लेते, हाँ, तो इसके थ्रू जो इमेज बन गया बच्चों, इसके थ्रू जो आपकी इमेज बन गई, यहाँ बन गई, मैंने मान I1 मान लिया। तो A से I1 है ना, क्योंकि पोल की तरह बिहेव करेगा, A से I1 की जो पोजीशन होगी, हम A से I1 की जो पोजीशन होगी बच्चों वो कितनी होगी, फोकल लेंथ के बराबर होगी, या N2R/N1 - N1। तो यहाँ पे N2 कितना है भाई, N2 F इक्वल्स टू क्या होता है मेरा, N2R/, यही तो मैंने अभी जस्ट बताया था, N2 - N1। N2 क्या है, बिफोर आफ्टर रिफ्रैक्शन, N2 क्या है, मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टेड मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या है, ये वाला सरफेस, बिफोर रिफ्लेक्शन ये एयर में, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इस वाले स्फेरिकल सरफेस में। तो ये हो जाएगा, N2 का वैल्यू हो जाएगा N हो जाएगा, और R हो जाएगा, R प्लस में होगा या माइनस में, प्लस में होगा, क्योंकि इस साइड R है आपका, और अपान में N2 - N की N - 1। तो ये पोजीशन होगी बच्चों, तो ये पूरी जो लेंथ होगी कितनी होगी, N इंटू में R/में N - 1। अब देखो अभी तो एक ही सरफेस से मिला हुआ है, ऐसा तो है नहीं, ये भाई फाइनल थोड़ी बनी, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज बताना आपको, तो ये आपकी फाइनल इमेज नहीं है, ठीक है, ये आपकी फाइनल इमेज नहीं है। फाइनल इमेज क्यों नहीं है भाई, क्योंकि अभी तो ये अभी डायजेस्ट किया ना मैंने, ये जो रे आई है ऐसे, ये इंसिडेंट रे होगी कि रे की होगी किसके लिए, इस वाले सरफेस के लिए। तो यहाँ पे भी कर्व्ड सरफेस बन रहा है। तो बेसिकली फंडा क्या है यहाँ पे कि 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है एट कर्व्ड सरफेस, बस और कुछ नहीं। तो अब देखो फिर से यहाँ पे, तो अब देखो अगर ये आपका सेंटर से पास करो तो ये आपकी नॉर्मल होगी। तो ये जो रे है बच्चों, ये जो रे है, ये जो रे क्या होगी बताओ तुम लोग, ये रे क्या होने वाले आपकी, हाँ अगर ये रे तुम लोग देखोगे तो यहां से, हाँ तो ये रे इंसिडेंट रहे हैं और एन में, एन का मतलब इसका जो क्या डेंसन में और बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, रेयर हो जाएगा। तो रेयर जब हो जाएगा तो ये जो रे है बच्चों ये और दूर चली जाएगी, और क्या होगा, दूर जाएगा। देखो ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये आपकी अगर तुम ये जो रे आ रही है इसको मैंने सीधा बढ़ाया, अगर मैं ये आपकी आ रही है, अगर नहीं होता मीडियम, अगर ये होता नहीं तो क्या हो जाता, अगर ये होता नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं होता तो ये सीधे मेरी लाइन चली जाती ऐसे और यहां पे बना देती है ना, पर ऐसा तो है नहीं, यहां पे फिर से आपका रिफ्लेक्शन होगा, ये सेंटर से पास कर रहा है तो ये नॉर्मल हो गया। तो अगर ये क्या डेंसर में, डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये जो रे आ रही है और दूर चली जाएगी, और दूर का मतलब क्या होगा, ये कहीं यहाँ पे चली जाएगी। तो ये फाइनल बन गया, ठीक है, ये फाइनल बन गया, I2 बन गया। तो ये अब रिफ्रैक्शन यहां से हुआ बच्चों, ध्यान से देखो। तो अब मेरा पोल मेरा ये हो गया इसके लिए, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या होगी मेरी, पॉजिटिव होगी, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या होगी मेरी, पॉजिटिव होगी, इस साइड पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, तो अगर मैं बोलूं ये जो I1 है, I1 इसकी इमेज इसके लिए क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो I1 की डिस्टेंस मतलब ये क्या बनेगा मेरा, U बनेगा इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए मेरा क्या बनेगा, U बनेगा। अब जरा तुम खुद देख बताओ कि ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो तुम्हें पता है I1 से जो लेके डिस्टेंस A तक वो कितनी है भाई, NR/N-1 है। तो अगर ये डिस्टेंस अगर बोलते अपन तो ये वाला डिस्टेंस घटा दे आपका 2R, डायमीटर घटा दो तो U मिल जाएगा अपने को। अच्छा एक और चीज, प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो तुम लोग देख रहे हो कि ये भाई प्लस में होगा। क्यों प्लस में होगा, ये क्योंकि ये पोल है और रे के डायरेक्शन में ही क्या है आपका, ये U है। तो जो U है तो यहाँ प्लस में होगा तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये पूरी लेंथ देखो प्लस में होगा, तो प्लस में होगा तो अपने को तो कुछ करना है नहीं, प्लस में डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो ये NR, हाँ NR/में N-1, माइनस में कितना हो गया 2R, तो ये U की पोजीशन में होगी और ये ऑलरेडी क्या प्लस में है तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है।
आर बताओ यहाँ पे प्लस में होगा नेगेटिव में होगा, तो ये आपकी पोल थी और ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, तो इसके लिए आर तो इस साइड होगा, तो आर मेरा क्या पुट करना पड़ेगा, नेगेटिव होगा, आर मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और कुछ है क्या, नहीं। अब तुम फॉर्मूला लगाओ इस वाले के लिए, अगर इस वाले के लिए लगाओगे N2 अपॉन में V माइनस N1 अपॉन में U प्लस हो जाएगा N2 माइनस N1 बाई R हो गया। तो N2 क्या है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, N2 क्या है, रिफ्रैक्ट इंडेक्स है, तो मीडियम आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो ये आपका मीडियम है, तो बिफोर रिफ्रैक्शन तो ये है, आफ्टर रिफ्रैक्शन एयर में आ गई तो 1 अपॉन में V बन जाएगा, माइनस में N अपॉन में U की पोजीशन डाल देना, और N2 माइनस में N2 कितनी भाई 1 है, माइनस 1 बाई R, सब वैल्यू को पता है, वैल्यू पुट कर देना, फाइनल आंसर आ जाएगा। फंडा क्या है, आंसर नहीं, फंडा देखो क्या फंडा ये भाई कि यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन होगा और एक यहाँ पे रिफ्रैक्शन निकलेगा, बस खत्म। पैरेलल रियार मेरे को फॉर्मूला निकालना नहीं है, रिजल्ट मेरे पास पता है, तो इसकी पोजीशन F = N2 अपॉन में N-1 होगी। ये भी देखें कि यहाँ पे जो होगी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस साइड हो गए, तो यहाँ पे R क्या होगा, प्लस में होगा, पर यहाँ पे इंसिडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, R के लिए नेगेटिव आएगी। तो साइन कन्वेंशन का भी अच्छा खासा यूज हो गया और जियोमेट्रिक भी अच्छी खासी यूज हो गई, ठीक है ना, ठीक ठाक यूज हो गया, अच्छा खासा नहीं। तो यहाँ तक रहा बच्चा आपका रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस। हाँ तो बच्चों थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग लेंस, ठीक है ना, हो गया आपका कर्व सरफेस। तो लेंस में कुछ पॉइंट लिखे ध्यान से पहले नोट कर लो इसे, या समझ लो फिर नोट कर लो। बोला इट इज सॉलिड ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब क्या समझा, रिफ्रैक्शन होगी क्योंकि रे पास करेगी। तो आपका जो लेंस होता है ट्रांसपेरेंट होता है, आपका जैसे कॉनकेव की तरह नहीं होता है, मतलब मिरर की तरह नहीं होता है कि रिफ्रैक्शन हो, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया, ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब। विच हैव टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कितने रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगे भाई, 2 होंगे। प्रिज्म में भी कितने होते थे, 2 ही होते थे, पर वहाँ पे क्या थे, इंक्लाइंड थे, दोनों लाइन के फॉर्म में होते थे, ठीक है ना। इन विच वन इज स्फेरिकल, ये लाइन इंपॉर्टेंट, इन विच वन इज स्फेरिकल एंड अनदर वन इज इधर स्फेरिकल आर प्लेन, इधर स्फेरिकल आर प्लेन। वन इज स्फेरिकल एंड इधर वन, एक तो आपका मस्ट है कि स्फेरिकल होना चाहिए, दूसरे में आपको चॉइस है कि आप स्फेरिकल को या आप प्लेन रखो। स्फेरिकल का मतलब समझ में आएगा, कर्व टाइप का। तो चलो मैंने मान लिया स्फेरिकल ले, स्फेरिकल तो आप समझो यहाँ पे कर्व, तो मेरा तो एक हो गया स्फेरिकल ऐसे, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा मेरे पास चॉइस है कि इसे भी आप लेना चाहो तो आप इसको ऐसे ले लो, आप चाहे तो इसको ऐसे ले लो, आप चाहे इसको बहुत जैसे लेना तैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो एग्जाम्पल के मैं बस दिखा दे रहा हूँ कि आपका एक तो कर्व सरफेस हो गया और दूसरा क्या बोल रहा है, या तो आप स्फेरिकल मतलब कर्व डालो या तो आप प्लेन लो, तो मैंने ले लिया कर्व ले लिया। ये भी आपकी लेंस है, या आप बोल रहे हो सर एक तो आपने ले, एक तो कर्व मस्ट है, आपने फिर से एक बार प्लेन ले लो, क्योंकि दूसरे वाला जो आपका सरफेस होगा रिफ्लेक्टिव उसमें ऑप्शन है कि आप प्लेन ले लो या तो आप क्या ले लो स्फेरिकल ले लो, तो मैंने क्या ले लिया प्लेन ले, ये भी क्या होगा आपका लेंस हो गया। अब दोनों लेना चाहते हो कि ये भी आपका कर्व हो गया और एक और लेना चाहते हैं कर्व, और आप इसको ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे नहीं, अगर आप इसको ऐसे लेना चाहते हो ये यूं, तो ये भी आपका क्या हो गया लेंस हो गया। बहुत सारे आपके लेंस के टाइप बने। तो आपको आई थिंक लेंस की डेफिनेशन क्लियर होगी कि लेंस इज द ट्रांसपेरेंट मीडियम विच हैव टू रिफ्लेक्टिव सरफेस। यहाँ तो ठीक है, पर अब मेन पॉइंट एक होगा आपका कर्व, दूसरा क्या होगा कर्व्ड और प्लेन, वहां पे ऑप्शन है। अब क्या बच्चों, ये तो आपकी लेंस की डेफिनेशन बोल रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस इट इज डिवाइडेड एज थिन लेंस एंड थिक लेंस। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि थिन लेंस जिसका लेंस मतलब काफी कम थिकनेस हो, कम का लगभग 0, और ये थिक लेंस। देख लो कि एक तो आपका ये मैंने ले लिया, ये अभी आपका लेंस इसका थिकनेस कुछ है, यहाँ पे देख रहे हो बहुत कम है, अगर ये एंड पे देखो तो थिकनेस 0 है, यहाँ पे कुछ है बस थिक लेंस हो गया कि ये आपका कर्व्ड हो गया और ये भी आपका कर्व्ड हो गया, इनके बीच में ये देख लो कितना थिकनेस है, तो ये थिक लेंस हो गया। थिक लेंस आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, जो भी आपका थिन लेंस है सिलेबस में, तो थिन लेंस को पढ़ने वाले हम लोग, तो थिन लेंस को अपन डिवाइड करते हैं बच्चा कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। तो अब यहाँ से अपना टॉपिक चलने वाला है, कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे और कॉनकेव के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में मैंने कुछ पॉइंट लिख दिए पहले, इसको देख लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस वाले पॉइंट के नीचे जो मैं फिगर जहां बना रहा हूँ वो फिगर बना दिया करो, ठीक है ना। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, बोला कि कॉन्वेक्स बोला कि थिक एट मिड एंड थिन एट एंड। कोई भी अगर बच्चों कॉन्वेक्स लेंस पता करना आपको, तो बस इसका यही है कि थिक होना चाहिए, मिड पे थिक होना चाहिए, बस ऐसे ही पता कर लो।
तो क्या ये जो मैं लिखा ना फिगर इसके नीचे होना चाहिए? क्या ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है? हाँ है भाई, क्योंकि बीच में क्या थिकनेस है और थिन है, एंड पे क्या है? थिन है। अच्छा क्या मेरा, हाँ क्या ये मेरा कॉन्वेक्स होगा बच्चों? कैसे पता करेंगे? देख लो बीच में क्या थिक है, इतना थिकनेस है, और एंड पे क्या थिन है। यहाँ पे देख लो इतना थिकनेस है, एंड पे थिन है, सारे क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। और भी लेना चाहो तो ले सकते हो, लाइक ऐसे ले लो। ये बताओ क्या होगा? कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव होगा? तो बाय द डेफिनेशन देख लो, कॉन्वेक्स लेंस की पहचान मिड पे थिक होना चाहिए और एंड पे थिकनेस होना चाहिए। एंड पे क्या होना चाहिए? एंड पे थिन होना चाहिए। देख लो एंड पे दोनों पॉइंट मिल रहे, तो ये थिन हो गया एंड पे, और मिड पे थिकनेस है। ये सारे क्या करो, नीचे लिख लो, ठीक है ना बच्चों? तो ये क्या होगा आपका? कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अच्छा देखो इनके नाम भी है, इसे हम लोग बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे? बाई कॉन्वेक्स लेंस, दो कॉन्वेक्स। इसे हम लोग बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और इसे हम लोग बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? कैसे याद रखना है भाई? देखो कॉन्वेक्स दोनों क्या है, देखो दोनों स्फेरिकल है, और इस टाइप में तो बाई कॉन्वेक्स हो गया। प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब देखो इतना तो तय करते हो कि सब क्या कॉन्वेक्स है, सब क्या कॉन्वेक्स, तो सबके लास्ट में कॉन्वेक्स लेंस आएगा, सबके लास्ट में कॉन्वेक्स लेंस आएगा, ठीक है? एक प्लेन है तो प्लेनो लग जाएगा, और एक यहाँ पे कॉनकेव है तो कॉनकेवो लग जाएगा, ठीक है ना? कॉन्वेक्सो तो थोड़े लिखोगे, सिंपल सी बात है। आप कॉन्वेक्स लिखोगे नहीं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, ये आपका मिरर हो गया। यहाँ पे तो टाइप भी हमने देख लिया एक प्रकार से लेंस के, एक बाई कॉन्वेक्स हो गया, प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया, कॉनकेवो कॉन्वेक्स हो गया। पढ़ना हमको आपको यही है, पता होना चाहिए आपको। कन्वर्जिंग, ये पॉइंट आप लिख दोगे, इस पॉइंट के नीचे फिगर बना लोगे, थिक एट मिड एंड थिन एट एंड। हालांकि नीचे ही बना सकते हो जिन्होंने पहले लिख रखा है, नहीं तो ए पॉइंट के नीचे बनाओगे तो बेहतर होगा। बी पॉइंट पर आते बोले कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग मतलब कन्वर्ज, एक जगह इकट्ठा करना। चलो ये मैं लेंस लेता हूँ, बाई कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे रेल आया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। अब देखना बच्चों क्या होगा, यहाँ पे फोकस होता है तो हमेशा फोकस पे से पास करेगी। कैसे पास करेगी? ये यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से ऐसे। ऊपर नहीं है, नीचे ही है, अच्छे से बना लेना। तो यहाँ पे देखो क्या कि पूरे रे को, जितनी भी रे, एक ही नहीं और भी ले लो, और भी ले लो, सबको क्या कर देगी? यहाँ पे क्या कर दिया आपको? कन्वर्ज कर देगी, एक ही जगह इकट्ठा कर देगी। तो हम लोग बोलते हैं, हाँ तो बच्चों हमने देखा कहाँ तक कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्जिंग लेंस हो गया आपका, ठीक है ना? कन्वर्जेंस ने बता दिया। तीसरा पॉइंट था रिप्रेजेंटेड एज। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी होता है, कहीं कहीं आपको बस ऐसे एक लाइन दिखेगी और उसके ऊपर और नीचे क्या होगा? दोनों तरफ क्या होगा? एरो होगा। मतलब मैं पूरे लेंस को ऐसे ना लिख के मैं क्या करूंगा, मैं पूरा बस एक लाइन ड्रॉ करूं और ऐसे कर दूं, तो ये मेरा हो गया रिप्रेजेंटेड एज। तो कॉन्वेक्स लेंस की बात खत्म हो गई। उसी पॉइंट के अंदर अपना जो भी पॉइंट चल रहा था, अब ये है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस बच्चा बड़ा सिंपल होता है। क्या होता है? थिन एट मिड एंड थिक एंड इन। एक ही कोई पॉइंट उठा लो, जैसे थिन होना चाहिए मिड में, देख लो मिड में क्या है? थिन है। मिड में क्या है? थिन है। किसके रेस्पेक्ट में? एंड के रेस्पेक्ट में। एंड के रेस्पेक्ट में मिड में क्या है? थिन है। एंड के रेस्पेक्ट में मिड में क्या है? थिन। तो ये सारे क्या है? कॉनकेव के टाइप हो गए। इसे बोलते हैं बाई कॉनकेव लेंस। इससे बोलेंगे कौन, देखो सब कॉनकेव है तो सबके लास्ट में कॉनकेव आएगा, कॉनकेव आएगा, कॉनकेव आएगा। इसमें प्लेन है तो प्लेनो कॉनकेव, इसमें एक कॉनकेव हो गया तो एक कॉन्वेक्सो डालेंगे तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव हो गया। और इसमें बाई लिखना है तो लिख लो, वरना जनरली कॉनकेव लेंस को हम लोग यही पकड़ते हैं, ठीक है? डाइवर्जिंग लेंस होता है भाई, डाइवर्ज करता है रे को। देख लो कैसे, अगर मैं ये वाला अगर मैं उठा लूँ लाइक एस को, तो अगर ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये एक रे मान लो आ गई प्रिंसिपल एक्सिस से पहले, रे आ गई प्रिंसिपल एक्सिस से पहले, तो डाइवर्ज करने का मतलब क्या? ये इसको दूर फैला देगी, इकट्ठा नहीं करेगी, इसे डाइवर्स कर देगी बच्चों, ठीक है ना? पीछे मिलाओगे ये रिफ्लेक्टेड होगा तो आपकी इमेज आपकी यहाँ बन जाएगी। इसको भी रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, तो लिख लो इट इज रिप्रेजेंटेड एज, लिखना जरूर, इट इज रिप्रेजेंटेड ऐसे, एक लाइन और ऊपर में ऐसे और ऊपर में एक ऐसे, ठीक है? तो ये हो गया। या ऐसे भी इसको लिख सकते हो कि ऐसे कर लो और ऐसे कर लो और ये वाले मिला दो। तो क्या हो गया बच्चों? ये आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा। उसी सारे पॉइंट को मैंने डिवाइड कर दिया कि जो थिन लेंस है बच्चों दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक कॉन्वेक्स में हो गया, एक कॉनकेव में हो गया। कॉन्वेक्स को हमने देख लिया, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स।
और यहाँ पे बाई कॉनकेव प्लेन कॉन्वेक्सो कॉनकेव होगा। तो ये सारे पॉइंट क्या कर लो, नोट कर लो, ठीक है बच्चों। अब हम लोग पढ़ने वाले नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर में बता देता हूँ। हाँ तो बच्चों पहले नोमेनक्लेचर पहले लेंस का देख लो क्या क्या है। ऑप्टिकल सेंटर है, सब कुछ सेम है यार, जो मिरर का वही है और कुछ नहीं है। ऑप्टिकल सेंटर पोल जो होता था पोल होता था वही चीज। प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर वहाँ पे भी होता है, फोकस होगा, पर यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। मिरर में एक ही फोकस होता है, यहाँ 2 फोकस होगा। फर्स्ट फोकस बोलेंगे, सेकंड फोकस बोलेंगे, कैपिटल F1 कैपिटल F2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑप्टिकल पावर हालांकि लिख लेना, इससे में नोमेनक्लेचर नहीं आएगा, जो कि फोकस का यूनिवर्सली 1/f कहलाता है आपका ऑप्टिकल पावर। चलो देखते हैं, पहले तो देखते हैं पहले ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। इसी में बस देखते जाओ, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने हालांकि कहीं हेडिंग अलग से पढ़ाया नहीं जाता है, मिरर पे काम चला दिया जाता है, पर मैंने सोचा चलो बता देते। तो देख लो यार, ये जो लेंस है ना, इसका जियोमेट्रिक सेंटर क्या कहता है आपका ऑप्टिकल पावर। जो भी डेफिनेशन आपका क्या है, आपका जो भी आपका डेफिनेशन है आपका क्या, उसका मिरर का वही है। इट इज अ जियोमेट्रिकल सेंटर। देख लो जियोमेट्रिकल सेंटर सी यहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, तो ये क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर या पोल भी कहा जाएगा। उसी से पास करने वाली लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। तो 2 चीज क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा ये चीज आपका क्या कहलाएगा, पोल या ऑप्टिकल पावर, पोल ऑप्टिकल। देखो पोल से पास करने वाली में देखो मिरर में क्या होता था कि अगर मिरर में अगर ये आपका पोल है तो जितने एंगल पाएगा उतने एंगल से वापस हो जाएगी बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या होगा, सीधे निकल जाएगी रे। अगर पोल से कोई रे आ रही है, कोई भी रे, तो क्या करेगी, सीधे क्या करेगी, रे क्या करेगी आपकी विदाउट पाथ अपने डेविएट किए। इट इज पासेस थ्रू स्ट्रेट विदाउट डेविएट इट्स पाथ। पोल से होने वाली जो रे होगी, जो पोल से पास करेगी किसी भी लेंस के, क्या करेगी, सीधे पास करेगी। ऑप्टिकल सेंटर खत्म, ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस खत्म, सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लो भाई। देख लो इसमें 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, देखो ध्यान से। इसमें क्या है, 2 आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। जितनी चीजें एक पॉइंट लिखने सबके अंदर थोड़ा थोड़ा चिपका देना, या बिल्कुल एक ही जगह लिख लेना, बस समझने का है। इसमें तो कुछ अलग ऐसा नहीं है कि पढ़े नहीं कुछ पहले। तो देख लो सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हें पता है, अगर तुम इस वाले से ये मान लो कि पहला सरफेस हो गया, इधर 2 हो गए, इधर से रे आ रही, तो ये किसी से ऐसे मिलकर बना होगा, इसका कहीं सेंटर होगा इस साइड C1 मान लो, और इस साइड आपका ऐसे कुछ मिल, ये अगर इसको बढ़ा होगा तो ये भी कुछ कभी स्फेयर ही रहा होगा। तो क्योंकि कर्व सरफेस है तो इसका भी कहीं इस साइड सेंटर हो गया, तो C2 हो गया। तो 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाता है, क्योंकि 2 कर्व सरफेस है भाई। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी ना बात करके मैं इसकी बात करूं, कॉनकेव की, तो ये आपका पहला सरफेस मान लो इधर से रे आ रही है, दूसरा सरफेस इधर है, तो ये आपके इधर बनेगा। ये अगर इसे कंप्लीट करोगे तो, और इसे कंप्लीट करोगे तो इधर बनेगा। तो कहीं इससे एक साइड C1 इधर हो गया, एक साइड C2 इधर हो गया। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। बात खत्म होती है। फोकस समझना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। फोकस यहाँ पे ध्यान दो, बहुत जरूरी है ध्यान देने की। पहले मैं समझा देता हूँ फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस के बाद हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट फोकस मैं पहले